हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल आर के स्टडी सीतामढ़ी पर। आज हम लोग जनरल कंपटीशन के हिस्ट्री के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार पुलिस, दरोगा, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो आपका जीके बहुत अच्छा है, और अगर आप 8 से कम सही उत्तर देते हैं तो आपको अभी और तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 12 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। किसके संदर्भ में? उत्तर भारत के संबंध में। तो क्या है? संक्रमण काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, या उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूत काल। इसके व्याख्या में चलते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है? राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है। सामान्यतः इसका अर्थ होता है राजा का पुत्र या शाही परिवार के किसी व्यक्ति का राजपुत्र। पर हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत या राजपुत्र शब्द का प्रयोग जातीय रूप में होने लगा। एजेंट टोड ने 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल भी कहा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? क्या है? 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर, चच और रायसासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाहिर। इसके डिटेल में चलते हैं। क्या है? राजा दाहिर सिंध के सिंधी ब्राह्मण सैन गुर्जर राजवंश के अंतिम राजा थे। उनके समय में ही अरबों ने सर्वप्रथम सन 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, यानी सिंध क्षेत्र में आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, जहां पर राजा दाहिर शाह ने उन्हें रोका और उनके साथ युद्ध लड़ा। उनका शासनकाल 663 ईस्वी से 712 ईस्वी तक रहा। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने सिंध प्रांत को बहुत ही मजबूत बनाया, परंतु अपने राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए उन्होंने उम्मेद शासन के जनरल मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई लड़ी, और परंतु हार गए। 712 में उनका सिंधु नदी किनारे क्या हो गया? मौत हो गया। किनका? दाहिर का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा? हमारा पहला ऑप्शन है मुसलमानों को, दूसरा बौद्धों को, तीसरा ब्राह्मणों को, और चौथा है निम्न जाति के लोगों को। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। इसके डिटेल में चलते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है? सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने ब्राह्मण वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था। उसने ब्राह्मण वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। आज से करीब 450 साल पहले मुगल शासक अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया था। यह कर सिर्फ गैर मुस्लिमों से ही वसूला जाता था, यानी जो मुस्लिम नहीं थे, वो ईसाई हो, हिंदू हो, या कोई भी धर्म हो, वो गैर मुस्लिमों से ही वसूला जाता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? हमारा पहला ऑप्शन है मनुस्मृति, दूसरा रामायण, तीसरा पृथ्वीराज रासो, चौथा राजतरंगिणी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। इसके व्याख्या में चलते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद्रवरदाई है। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे।
इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है, जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। वह जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हण ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में लिखा है कि विल्हन के प्रमुख पुस्तक विक्रमांक देवचरित्र है, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी किसने? ये दिल्ली का यानी पुराना नाम इसका है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? चौहानों ने, तोमरों ने, परमाणुओं ने या प्रतिहारों ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तोमरों ने। इसके डिटेल में चलते हैं। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि उसने लाल कोट का निर्माण करवाया था और लौह स्तंभ दिल्ली लाया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेख पर पाया गया, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस शासक का क्या नाम है? हमारा 6ठा क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? हमारा पहला ऑप्शन है राणा कुंभा, दूसरा राणा सांगा, तीसरा राणा रतन सिंह, चौथा राणा हमीर। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राणा कुंभा। इसके डिटेल में चलते हैं। डिटेल में क्या कह रहा है? विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? इस चारों में से अफगान, मंगोल, अरब या तुर्क? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब के लोगों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। चलिए डिटेल में चलते हैं। डिटेल में क्या कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। हज्जाज ने 712 ईस्वी में कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भभूति, जयदेव, चंद्रवरदाई या बाणभट्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। ठीक है, चलिए इसके डिटेल में चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। चलिए इसके डिटेल में चलते हैं। डिटेल में क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है। जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। वह जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लेते हैं। इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हण ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राज तरंगिणी में लिखा है कि विल्हन की प्रमुख पुस्तक विक्रमांक देवचरित्र है, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है?
क्या क्वेश्चन, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? हमारा पहला ऑप्शन है राजा रानी मंदिर, दूसरा कंदड़िया महादेव, तीसरा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज और चौथा ऑप्शन है मुक्तेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिभुवन लिंगराज मंदिर। इसके डिटेल में चलते हैं। कह रहा है लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ललाट टेडु केसरी ने 617 से 657 ईस्वी में बनवाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1090 से 1104 में बना, किंतु इसके कुछ हिस्से 1400 वर्ष से अभी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6वीं शताब्दी के लेखों में भी आता है। हमारा 10वां ये लास्ट क्वेश्चन है, दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरा पहला ऑप्शन है श्रवण बेलगोला, दूसरा पारसनाथ पर्वत, तीसरा इंदौर और चौथा आबू पर्वत। तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबू पर्वत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आबू पर्वत। दिलवारा मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत पर स्थित है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये आज का ये क्वेश्चन सेशन समाप्त होता है। मैं आपके लिए रोज़ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।